Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So it is yet another lecture from CVT 2022 पेपर फॉर इन्वायरमेंटल साइंसेस स्ट्रीम। ठीक है, जो कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऑलरेडी बहुत पहले से ही इन्वायरमेंटल साइंसेस के लिए। क्लियर। और ये हमारे PYQs है। These are the PYQs. This is lecture number 11 for you guys. ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 11 होने वाला है अब तो। क्लियर। और इससे पहले लेक्चर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया है लगभग। क्वेश्चन 50 इज कंप्लीटेड। क्लियर। अब हम 51 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर हम आपके क्लासेस ज्वाइन करें, कैसे ज्वाइन करें, क्या वे से ज्वाइन करें। ठीक है, हमने पहले भी आपको बता रखा है हमारे क्लासेस ज्वाइन करने का आपको एक सीधा सा सरल उपाय है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है डायरेक्टली आप उससे कांटेक्ट करो। ठीक है, तो आपको रेगुलर क्लासेस में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, ऑल्दो द क्लासेस हैज बीन ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैव बीन फिनिश्ड, बट रिवीजन के दौरान आप वापस से उस चीज को रिवाइज कर सकते हो। बट अगर अभी क्लासेस ज्वाइन नहीं करोगे इसके बाद ज्वाइन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये चीज रिपीट नहीं करूंगा। जिन बच्चों को क्लासेस ज्वाइन करना है वो जल्द से जल्द ज्वाइन करें। ठीक है, आइए चलते हैं लेक्चर नंबर 11 की ओर। तो लेक्चर नंबर 11 में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। आज लेक्चर नंबर 11 में हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट लॉ से रिलेटेड है। क्लियर। तो यहाँ पे आप लॉ देख सकते हो। लॉ में क्या पूछ रहा है, पहले द डिक्रीज in the intensity of light passing through a solution is directly proportional to the path length। ठीक है, the statement is given by, ये चीज पूछा है decrease in the intensity, सबसे जरूरी चीज decrease in the intensity of light। ठीक है, ये तुम्हारा लाइट क्या है, ये तो एक क्यूवेट है। दिस इज ए क्यूवेट, मतलब इसमें आप कोई सॉल्यूशन वगैरह रखोगे और इसमें से लाइट पास करोगे। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ लाइट ही ट्रांसमिट हो पाता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है इसमें जो पाथ लेंथ बोल रहा है। पाथ लेंथ होता है ये डिस्टेंस, ये जो इस सरफेस से इस सरफेस तक का डिस्टेंस को हम पाथ लेंथ बोलते हैं। बट व्हाट इज द थिंग दैट वी शुड नो, दैट इज बियर लैम्बर्ट्स लॉ या लैम्बर्ट्स लॉ की बात कर रहे हैं। इन सब लॉज जो रिलेटेड हैं रिलेटेड टू डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशंस, वो हमको जानने की जरूरत है। ठीक है, तो जो सबसे पहला लॉ दिया है उसमें दिया है लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट लॉ क्या बोलता है हम जानते हैं पहले। तो लैम्बर्ट लॉ बोल रहा है कि व्हेन ए मोनोक्रोमैटिक लाइट रे of initial intensity is passed through a colored solution। ठीक है, एक कलर्ड सोल्यूशन मतलब क्या है, ब्लू, ग्रीन, रेड, हरा, नीला, कोई भी कलर्ड सोल्यूशन हो, the intensity of the transmitted light will decrease exponentially with the increase of the path length of the light। सही बोला, मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, ऐसे डिक्रीज करेगा, ऐसे बाबू ऐसे। ठीक है, ये ग्राफ है और ये पाथ लेंथ है ग्राफ का, तो ऐसे डिक्रीज करेगा। दिस इज द वे ऑफ डिक्रीज ऑफ लाइट। ठीक है, वो ऐसे डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये जो डिक्रीज हो रहा है इसको हम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो डायमीटर ऑफ द क्यूवेट दिया है वो ये है। ठीक है, जो कि डायमीटर ऑफ क्यूवेट भी होता है। अब हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की। ठीक है, इसमें जो राउल्ट्स लॉ दिया है इसका आंसर ऑब्वियसली लैम्बर्ट्स लॉ है। ये दे रखा है तो ये लैम्बर्ट्स लॉ ही होगा। राउल्ट्स लॉ में क्या बोल रहा है कि इट स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर of a solvent above a solution is equal to the vapor pressure of the pure solvent at the same temperature scale by molar fraction of the solvent present। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने जाएं तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, पार्शियल प्रेशर वर्ड याद रखना, पार्शियल प्रेशर। प्योर केमिस्ट्री है 12th का, तो इसमें तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन में। फिर आता है तुम्हारा बियर लैम्बर्ट्स लॉ। तो ये जो बियर लैम्बर्ट्स लॉ है ये क्या बोल रहा है, बियर लैम्बर्ट्स लॉ बोलता है A इक्वल टू ई एल सी। ठीक है,
जैसे न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछता है, इसलिए तैयार रहना। ए इक्वल टू ELC में बोल क्या रहा है? ए बोलता है ए इज द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ बाय ए सैंपल। ठीक है। ई जो है, ई इज द मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। ठीक है। एल इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट थ्रू सॉल्यूशन, जिसको हम पाथ लेंथ भी बोल रहे हैं। दिस इज ओनली द पाथ लेंथ। ठीक है, ये क्लियर है? दिस इज ओनली द पाथ लेंथ। और सी जो है, सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग स्पीसीज। एब्जॉर्बिंग स्पीसीज का कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये जो 4 पॉइंटर है ये तुम्हारे क्लियर हो जाने चाहिए, इनमें गलतियां मत करना। ठीक है, तो अगर ये क्लियर है तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस को आप डील कर पाओगे। हालांकि इसका आंसर जो था वो था लैम्बर्ट्स लॉ। क्लियर? नेक्स्ट जो है वो है बियर्स लॉ। ठीक है, तो बियर्स लॉ की अगर आप बात करें, बियर्स लॉ क्या बोलता है कि एब्जॉर्बेंस is proportional to the path length b through the sample and the concentration of the observing species। ये भी बहुत ही इजी वे में समझाया है। ठीक है, फिर आपका आता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, जो क्या बताता है, दैट स्टेट्स दैट in a mixture of gas the pressure exerted by each gas is same as that which would exert if it is alone occupied by the container। ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल है, टर्म्स में लिखा गया है, ये भी इजी ही है। ठीक है, तो ये मिक्सचर ऑफ गैस का जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है इच गैस पे, वो सेम है दैट विच इट वुड एग्जर्ट इफ अलोन ऑक्युपाइड बाय द कंटेनर। ठीक है, जब मिक्सचर ऑफ गैस जितना करेगा, एक अलोन गैस भी उतना ही करेगा, यही चीज वो बोलना चाहता है। अगर हम बात करें कंटेनर में, अगर आप नाइट्रोजन रख रहे हो, ऑक्सीजन रख रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड रख रहे हो, आर्गन रख रहे हो, तो ये जितने प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, इनका जितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, ठीक है, अगर एक एलोन गैस भी हम भरे नाइट्रोजन, ठीक है, वो भी उतना ही प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि कंटेनर के वॉल्यूम को उसको भरना ही है। ये तो सही बात है, यही चीज डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर बोल रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं। फिर बात करता है यहाँ पे सेंट्रल डॉगमा। बहुत ही चीज इंपोर्टेंट टर्म है सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, अच्छे से इसको ध्यान में रख लो। सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या बोलता है? इज रिफर्स टू एज व्हाट? इट इज रिफर्स टू एज ट्रांसफर ऑफ important information from DNA to RNA। ठीक है, डीएनए टू आरएनए हो रहा है। ठीक है, सेंट्रल डॉगमा क्या बोलता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज ए थ्योरी that stating that the genetic information flow only in one direction from DNA to RNA। सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, डीएनए से आरएनए जाएगा पहले स्टेप में, दूसरा होगा आरएनए से तुम्हारा प्रोटीन जाएगा दूसरे स्टेप में। ठीक है, पहले स्टेप में डीएनए टू आरएनए, दूसरे स्टेप में आरएनए टू प्रोटीन। ठीक है, फिर आरएनए डायरेक्टली टू प्रोटीन और आरएनए डायरेक्टली टू प्रोटीन भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ओनली तीन डायरेक्शन है, दो टाइप के डायरेक्शन है, जिसमें डीएनए आरएनए प्रोटीन है या तो आरएनए टू प्रोटीन है। ठीक है, ये चीज तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए बच्चों। ठीक है, जब भी एग्जाम दोगे तो ये चीज दिमाग में क्लियर रखना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तुमको ये चीज दिख रहा होगा कि ये डीएनए से आरएनए में क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ठीक है, फिर आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है डीएनए में। ये डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में पहुंच रहा है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर से सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, देन इट इज अगेन ट्रांसलेटेड टू प्रोटीन, प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ ये। ठीक है, रेप्लिकेशन हुआ, यहाँ पे ये चीज हो रहा है। ठीक है, तो ये सेंट्रल डॉगमा है, डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। ठीक है, या तो आरएनए टू प्रोटीन भी बोलोगे तो चलेगा। ये डायरेक्ट डीएनए टू प्रोटीन नहीं बना सकता है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, और डायरेक्ट प्रोटीन से डीएनए नहीं बना सकता है, क्लियर रखना। ठीक है, ये जो एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सेंट्रल डॉगमा दिया है, नॉन बायो बैकग्राउंड वाले बोल देंगे नहीं सर हमको पता ही नहीं सेंट्रल डॉगमा क्या होता है। ठीक है, ये गलती नहीं करना है एग्जाम में, बार बार समझा रहा हूँ। क्लियर? चलो आगे। आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि थंडरस्टॉर्म्स आर टिपिकली फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाउड्स। क्यूमुलोनिम्बस होगा, निम्बस वर्ड सुनते ही याद रखना कि उसमें क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा जो कि बारिश करने के लिए आ रहे हैं और वो थंडरस्टॉर्म बनाएंगे।
ठीक है। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आर menacing looking multi-level clouds extending high into the sky in towers or plumes, more commonly known as thunder clouds. Cumulonimbus is only cloud type that can produce hail, thunder and lightning. पहला चीज हेल, दूसरा थंडर और तीसरा लाइटनिंग। ठीक है, हेल, थंडर, लाइटनिंग, ये तीन करेगा। ठीक है, क्यूमुलोनिम्बस ये तीन काम करता है। लेकिन हम थोड़ा क्लाउड्स के बारे में डिटेल में जानते हैं, क्योंकि कल को अगर एग्जाम में कोई और क्लाउड के बारे में पूछ दिया, दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम मीटियोरोलॉजी, मीटियोरोलॉजी, ठीक है, जिसमें हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मीटियोलॉजी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो यूनिट 1 का पार्ट है आपके सीयूईटी सिलेबस में, उसी से डायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, तो क्लाउड्स के बारे में अगर आइडिया नहीं होगा तो एग्जाम में बहुत सारी गलतियां करोगे। तो लेट अस थिंक अबाउट द क्लाउड्स। क्लाउड्स के बारे में क्या वो बताना चाहते हैं, देखते हैं थोड़ा क्लाउड्स के बारे में। चलो, कितने टाइप से क्लाउड होते हैं, क्या क्लाउड होते हैं, हम इस चीज पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चलो भाई, देखते हैं क्लाउड्स क्या होते हैं। क्लाउड्स कितने टाइप्स होते हैं, अगर हम पढ़े जाएं तो क्लाउड्स कितने टाइप में, ये होते हैं क्लाउड के टाइप्स, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। तो टाइप्स ऑफ क्लाउड्स में अगर हम पढ़ने चले तो तुमको यहाँ पे क्लाउड्स के जो नाम है वो दिख रहे हैं। ठीक है, पहला जो क्लाउड तुमको दिख रहा होगा, ऊपर ऊपर से देखते हैं, पहला क्लाउड दिख रहा है यहाँ पे सीरस। ठीक है, तो ये सीरस कैसा है? ठीक है, सीरस क्लाउड की हम बात करते हैं। सीरस क्लाउड, सीरस क्लाउड कैसा है? सीरस क्लाउड जो है वो डेलिकेट होता है, पहली बात तो बहुत ही डेलिकेट होता है। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, फेदरी होगा, फेदर टाइप सा होगा। ठीक है, और क्या होगा, ये मोस्टली किससे बना होगा, आइस क्रिस्टल से बना होगा। ठीक है, आइस क्रिस्टल से फॉर्मेशन हुआ होगा इसका। तीसरा चीज क्या है, विस्पी शेप है, विस्पी, विस्पी शेप है। ठीक है, विंड की वजह से, विंड की वजह से इसका विस्पी शेप होता है। ठीक है, और ये अगर हम बात करें, इसमें और कुछ इतना खास नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं सीरोस्ट्रेटस। सीरोस्ट्रेटस भी एक टाइप होता है, जिसमें कि हम इन क्लाउड्स को हम क्या बोलते हैं, ये क्लाउड जो है हाई क्लाउड्स हैं, पहली बात तो याद रखो, दीज आर हाई क्लाउड्स, मतलब बहुत ऊंचाई में बन रहा है। लगभग हम बात करें तो 16,500 से लेके तुम्हारा 14,500 फीट, ठीक है, इतनी ऊंचाई पे बन रहा है। ठीक है, सीरोस्ट्रेटस की अगर हम बात करें तो सीरोस्ट्रेटस में क्या आ रहा है तुम्हारा, थीन वाइट क्लाउड्स है। ठीक है, दैट कवर द होल स्काई। ठीक है, एकदम, ठीक है, दीज क्लाउड्स आर मोस्टली सीन इन विंटर। ठीक है, अगर हम बात करें सीन इन विंटर ही होता है ये, अगर हम सीरोस्ट्रेटस की बात करें तो मोस्टली विंटर में ही दिखता है। और इनमें appears like a halo, appears like a halo around the sun, around the sun, एक हैलो शेप में ये दिखता है। ठीक है, सीरस है पहला वाला, दूसरा है तुम्हारा सीरोस्ट्रेटस। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अब आता है सीरो क्यूमुलस की तरफ चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम सीरो क्यूमुलस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेट अस गो फॉर सीरो क्यूमुलस। अब बात करते हैं सीरो क्यूमुलस की। ठीक है, सीरो क्यूमुलस। ठीक है, ये जो सीरो क्यूमुलस होता है वो क्या होता है, देखो सीरो क्यूमुलस की बात करें तो ये भी क्या होता है तुम्हारा, थीन है, बहुत ही थीन है। ठीक है, पैची है, पैची मतलब स्कैटर्ड वे में है, पैच पैच में दिख रहा है। और शीट भी फॉर्म में फॉर्म हो रहा है, शीटी भी है, शीट्स में भी फॉर्म होता है। क्लियर, और ये एक रिपल फॉर्म में दिख रहा है हमको, रिपल्स है, और आर मेड ऑफ स्मॉल ग्रेन्स। ठीक है, स्मॉल ग्रेन्स के फॉर्म में ये दिख रहा है। और अगर ये क्लाउड दिखते हैं तुमको तो तुम बोल सकते हो कि एक फेयर वेदर कंडीशन है, फेयर वेदर है,
बट कोल्ड रहेगा, ठीक है, ठंडा रहेगा, सीरो क्यूमुलस अगर दिखेगा। क्लियर। अब आते हैं हम मिडिल क्लाउड्स में, मिडिल लेवल, ठीक है, क्लाउड्स, मिडिल लेवल क्लाउड्स। अगर हम बात करते हैं मिडिल लेवल क्लाउड्स की, तो ये कितने में है, 6500 से लेके 23,000 फीट के अंदर, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले आता है उसमें आता है तुम्हारा एल्टो, एल्टो क्यूमुलस, ठीक है। पहला जो है वो एल्टो क्यूमुलस है। एल्टो क्यूमुलस क्या है, ये भी सेवरल पैची फॉर्म में दिखता है, पैची पैच पैच में दिखता है, पैची व्हाइट कलर का है, ठीक है। और ग्रे लेयर भी हो सकते हैं इसमें, ग्ले लेयरिंग भी हो सकती है, ग्ले लेयर फॉर्म में है, ठीक है। ये किसमें बना होता है, स्मॉल रोज टाइप सा दिखता है, स्मॉल रोज टाइप सा, और फ्लफी है, फ्लफी होता है, ठीक है, फ्लफी रिपल्स होते हैं इसमें, ये ना फ्लफी, फ्लफी मतलब फुल्का हुआ, थोड़ा पॉपकॉर्न की तरह फ्लफी, एल्टो क्यूमुलस में फ्लफी की तरह वो होता है, ठीक है। और ये लिक्विड वाटर से बना होता है, लिक्विड वाटर से बना होता है मोस्टली, ठीक है। बट वो रेन नहीं करेगा, नो रेन, नो रेन, ठीक है, ठीक है, ये चीज भी याद रखना, नो रेन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये तुम्हारा हुआ किसका, एल्टो क्यूमुलस का। अब हम चलते हैं एल्टो स्टेटस के बारे में पढ़ते हैं। एक है एल्टो स्टेटस, एल्टो स्टेटस, ठीक है। एल्टो स्टेटस की अगर बात करते हैं, ये भी मिडिल लेवल पे ही है, ये ग्रे और ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और ये मिडिल लेवल में आता है, ये भी मिडिल लेवल क्लाउड है। ये आइस क्रिस्टल से बना हुआ है, आइस क्रिस्टल से बना हुआ है, एंड वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं इसमें, वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं इसमें। एक तो आइस क्रिस्टल से बना हुआ है, दूसरा वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं इसमें। और ये भी एंटायर स्काई को कवर अप करता ही है। फिर आता है तुम्हारा निम्बो स्टेटस, निम्बो स्टेटस, ठीक है, निम्बो स्टेटस, जिसमें क्या है तुम्हारा, क्लाउड्स आर डार्क ग्रे, ठीक है, क्लाउड्स, ये डार्क ग्रे क्लाउड्स है, ठीक है, सीम टू फेड इनटू फॉलिंग रेन और स्नो। क्लियर। ये हो गया तुम्हारे एल्डो स्टेटस, निम्बो स्टेटस एंड एल्टो क्यूमुलस, ठीक है। यहीं पे तुम्हारा मिडिल क्लाउड्स की कहानी भी खत्म होती है। अब हम चलेंगे लो क्लाउड्स की तरफ। तो लो क्लाउड्स हम पढ़ते हैं अभी इसके बाद, ठीक है। एंड इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द लो क्लाउड्स, अब हम बात करते हैं लो क्लाउड्स, ठीक है, जिसका लेस देन 6500 फीट है, ठीक है। जिसमें तुम्हारा आता है क्यूमुलस, जो कि लुक्स फ्लफी, लुक्स फ्लफी, व्हाइट कॉटन, फ्लफी है, व्हाइट कॉटन बॉल्स की तरह दिखता है, ठीक है। उसके बाद ब्यूटीफुल सनसेट, ब्यूटीफुल सनसेट दिखता है इसमें से, सनसेट बहुत बढ़िया दिखता है इस समय पे, ठीक है। और इनकी साइज जो है वेरिंग साइज की होती है, अलग अलग साइज की होती है, वेरिंग साइज की, ठीक है, इनका कोई ये नहीं है। फिर आता है तुम्हारा स्टेटस, ठीक है। स्टेटस जो है वो व्हाइट शीट्स है, व्हाइट शीट्स में दिखता है, ठीक है। कवर होल स्काई, ये भी होल स्काई को कवर करता है, होल स्काई को कवर आउट करता है। दूसरा क्या है, बहुत ही थीन है, थीन है, ठीक है। और कभी कभी, कभी कभी ये रेन सेल्डम, रेन और स्नो फॉल करवाता है, ठीक है, कभी कभी, हमेशा नहीं, ठीक है। स्टेटस की ये कहानी है। इसके बाद तुम्हारा क्यूमुलो निम्बस आता है, जो हम पढ़ रहे हैं इतने देर से, क्यूमुलो, वेट ए मिनट, क्यूमुलो निम्बस,
क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है। इसमें तो कुछ कहानी नहीं है, ग्रो कर रहा है, क्लाउड्स ग्रो, ठीक है, ऑन हॉट डेज व्हेन वार्म एंड वेट एयर राइजेस, ठीक है। वेट एयर जो राइज करेगा वेरी हाई स्काई में। क्लियर, ये चीज पता हो गया क्यूमुलोनिम्बस में, ठीक है। इसमें तुम वरीड नहीं होने का, ठीक है। क्यूमुलोनिम्बस का ये कहानी क्लियर रखो। तो इस तरीके से तुमको क्लाउड्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, क्या कहानी है। फिर स्ट्रेटोक्यूमुलस भी होता है जो स्ट्रेटोस्फीयर में बनता है, और इसका जो स्ट्रक्चर वो हनीकम होता है, ये वाला स्ट्रेटोक्यूमुलस जो है ये हनीकम स्ट्रक्चर दिखाता है। हनीकम स्ट्रक्चर तो समझ रहे हो ना भाई, ये ऐसे ऐसे गैप होगा उसमें, हनीकम स्ट्रक्चर। ओके, तो ये क्लाउड्स की जो कहानी है आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। देखो निम्बस जहाँ लगेगा वो बारिश करेगा ही करेगा, और उसमें थंडरस्टॉर्म दिखेगा ही दिखेगा, इतना तुम दिमाग में प्रिंट कर लो, तो बाकी सब तुम्हारे लिए इजी है, ठीक है। हाई क्लाउड्स लो क्लाउड्स का तुमको अगर मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आएगा और इफ यू कैन नॉट मेक इट देन इट इज अ वेरी बैड थिंग, ठीक है। तो उसको बनाना आना चाहिए, इसीलिए तुमको हाई क्लाउड्स और लो क्लाउड्स के सारे डिटेल में तुमको बता चुका हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चन में आया है। देखो मेरा फर्ज हमेशा से रहा है कि आपको डिटेल एनालिसिस देने का, तो डिटेल एनालिसिस में देता ही रहा हूँ आपको हमेशा और देता ही रहूंगा, ठीक है। जिनको रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने हैं हमारे, वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्टिल यू हैव टाइम, बिकॉज अभी 2 महीने का टाइम है, एग्जाम का जस्ट नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप कंप्लीट हुआ है, काफी लंबा टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है, जिससे कि तुम तैयारी कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द ट्रोपोपॉज हाइट इन इक्वेटोरियल रीजन्स एंड इन हाई लैटिट्यूड रीजन्स। पहली बात, इक्वेटोरियल रीजन बोला और हाई लैटिट्यूड रीजन बोला, बहुत ही सिंपल है, सब जान रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रोपोस्फियर में अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर में होता क्या है, इंटेंसिव हीटिंग होता है, इंटेंसिव हीटिंग होगा। क्यों? क्योंकि हम भी जानते हैं जो अर्थ है जब वो सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, इफ इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है, तो इसका जो इक्वेटर वाला पार्ट है, अगर हम बात करें इक्वेटर, इक्वेटर हमेशा किसके तरफ होता है, सूरज को डायरेक्टली वो करता है, ठीक है, फेस कर रहा है, सूरज को डायरेक्टली फेस कर रहा है। तो क्योंकि इक्वेटर सूरज को डायरेक्टली फेस कर रहा है, ऑल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, ऑल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, सन जो है इज टुवर्ड्स इक्वेटर, सन रेज जो है इंटेंस है टुवर्ड्स द इक्वेटर, इंटेंस है इक्वेटर की तरफ, तो तुम्हारा हाई हीटिंग होगा। तो हाई हीटिंग होगा तो क्या होगा, जो भी एटमॉस्फेयर होगा वो एक्सपैंड कर जाएगा ना, एयर मॉलिक्यूल राइज करेंगे तो एक्सपैंड कर जाएगा। बट जैसे ही तुम पोल की बात करो तो पोल में सूरज की रोशनी उतनी खास पहुंचती नहीं है, तो उसकी जो हाइट रहेगी वो कम रहेगी। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इक्वेटर की बात करें, हाई द टोपोज हाइट इन द इक्वेटोरियल रीजन एंड इन हाई लैटिट्यूड रीजन्स, ठीक है। हाई लैटिट्यूड मतलब 90 डिग्री वाला, जो कि साउथ एंड नॉर्थ है, 90 डिग्री, 90 डिग्री वाला लैटिट्यूड। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 18 और यहाँ पे दिया है तुम्हारा 10 दिया है, तो 18 तो होगा ही, क्योंकि हाई इक्वेटोरियल रीजन में हाई होता है ट्रोपोपॉज का हाइट, और तुम्हारा हाई लैटिट्यूड में कम होता है, तो दिस इज द आंसर, ये पहला ऑप्शन ही आंसर है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। सेम भी नहीं होगा, ठीक है, और रिवर्स दिया है वो तो कतई नहीं होगा भाई। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को जो भी गलत करके आया है, आई डोंट नो व्हाई दे हैव मेड इट रॉन्ग, ठीक है। कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेगा तो इसी तरीके से गलतियां करते रहोगे, ठीक है। इसीलिए डिटेल में एनालिसिस करना जरूरी है। इन्वायरमेंटल साइंसेस है ये, ठीक है, खेल नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ के निकाल लोगे, वो जमाने गए जब तुम एनसीईआरटी पढ़ के निकाल सकते थे। अब नहीं आता एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, अब आता है डिटेल ईवीएस का सिलेबस, ठीक है। तो ईवीएस की तैयारी करो, अच्छे से करो, क्योंकि एक साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, हवाबाजी मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉप्सन यूनिट। तो डॉप्सन यूनिट में पूछ रहा है द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट। डॉप्सन यूनिट है, बहुत ही सिंपल है। ये डॉप्सन यूनिट होता क्या है, देखो ओजोन
जो है अर्थ का एटमॉस्फेयर का स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है, ठीक है। वो जो लेयर है, all the ozones over a certain area is compressed down to 0 degree Celsius and 1 atm pressure. It forms a slab of 3 mm thick, ठीक है। 3 मिलीमीटर का थिक स्लैब बनाता है। जो ओजोन होता है वो 3 मिलीमीटर का थिक स्लैब बनाता है, जो कि करस्पॉन्डिंग है 300 डॉप्सन यूनिट में, ठीक है। 300 डॉप्सन यूनिट के करस्पॉन्डिंग है। क्लियर है? 300 डॉप्सन यूनिट के इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये चीज तुम्हारा क्लियर हुआ। चलो, इसके साथ ही मैं आज का जो लेक्चर है समाप्त करता हूँ। आई होप कि तुम लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। एंड जिन लोगों को अभी तक डाउट्स है कि हम कैसे प्रिपरेशन करें, क्या करें, कॉन्टैक्ट बॉक्स में लिंक और डिस्क्रिप्शन नंबर दिया हुआ है, तो तुम आई थिंक तुम लोगों को वहाँ पे जल्द से जल्द मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब एग्जाम का फॉर्म फिलअप भी हो चुका है। अब भी डिले करोगे, अब भी क्लासेस नहीं करोगे, तो भाई कब करोगे, ठीक है। अब ये तो तुम्हारी मर्जी है, तुम कब कर रहे हो कब नहीं कर रहे हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। बाकी जो लोग कर रहे हैं दे आर परफॉर्मिंग वेल, ठीक है। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम विल बी गेटिंग जेएनयू दिस ईयर, आई होप, क्योंकि जेएनयू ही बेस्ट है अगर हम यूनिवर्सिटी के मामले में सोचे तो, ठीक है। बाकी आपका ड्यू कॉलेजेस वगैरह भी है और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में है, दूज आर आउटमोस्ट आउटपुट विद द साइंस, ठीक है। तो आई होप ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।